नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त वैभव दानेकर और आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की। मनमोहन सिंह कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और आज उनका जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, मनमोहन सिंह वे आदमी थे जो इंदिरा और राजीव गांधी जी के आर्थिक विफलताओं के गवाह थे। वह हमेशा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की कांग्रेस की उम्मीद रहे। वह 10 साल तक पंतप्रधान रहे और घोटालों के ढेर पर बैठे रहे। मैं आपको भारत के इतिहास में मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए सबसे बड़े आर्थिक गड़बड़ियों पर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। इस वीडियो के भाग में मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि मनमोहन सिंह जी विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पद अधिकार संभालते हुए उनका कार्यकाल कैसा रहा, वो आज मैं आपको सविस्तर बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपराजित भारत का जो एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्विटर पे एक बहुत ही खूबसूरत थ्रेड डाला है जिसको मैंने हिंदी में अनुवादित करके आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने से मुझे आपसे मोटिवेशन मिलता है। मेरे वीडियोस को शेयर करें और कमेंट करें और आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जो है उसमें उन्होंने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पदाधिकार संभाला एक अधिकारी के रूप में, जिसमें उन्होंने 1972 से 76 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 85 तक आरबीआई गवर्नर रहे और 1985 से लेकर 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। तो मित्रों, उनका दूसरा कार्यकाल आता है, वो है 1991 से 1996 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में, और उनका सबसे बड़े पद पे यानी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक पदाधिकार संभाला। तो मित्रों, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1972 में गरीबी हटाओ की बड़ी घोषणा के बाद आया। संभवतः 1972 से लेकर 1976 ये 4 साल जो है वो भारत के इतिहास में सबसे बुरे साल रहे। इंदिरा ने बैंक राष्ट्रीयकरण, बीमा निजीकरण, प्रिवी पर्स उन्मूलन, आयकर 98% करके कठोर निर्णय लिए। तो मित्रों, मैं 1972 से लेकर 1976 के कालखंड को सबसे खराब 4 साल क्यों कह रहा हूँ भारत के इतिहास का, क्योंकि 1973 में इन्फ्लेशन रेट जो था यानी मुद्रास्फीति जो थी वो 22% थी। 1974 में मुद्रास्फीति 20% थी और 1975 में इन्फ्लेशन रेट जो है 25% था। एक षड्यंत्र सिद्धांत कहता है इंदिरा ने अपने आर्थिक विफलताओं को छिपाने के लिए आपातकाल लगाया था। बड़ी बेरोजगारी थी, खेत संकट और मजदूरों के सबसे अधिक प्रभावित किया गया था। भारत में अराजकता थी। महामारी में भी हम इंदिरा जी से बेहतर काम कर रहे हैं। मित्रों, मैंने अभी जो आपको बताया इस तथ्य को साबित करने के लिए इंडिया टुडे में एक आर्टिकल भी आया है। वो आर्टिकल यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने आपातकाल में के दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। पश्चिम एशिया में उथल पुथल मची हुई थी और 1973 के तेल के झटके ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को और झुका दिया। वही मुद्रा भंडार जो आज 500 बिलियन से ऊपर है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों 3 दिनों के भीतर $3 से $12 तक पहुंच गई थी। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी नियंत्रण में थी, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। बढ़ी हुई कीमतें इंदिरा गांधी सरकार को जनता की नज़रों में गिरा रही थी। मित्रों, आपातकाल लागू होने के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। बाजार और उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए और निवेश का प्रवाह रुक गया। एक तर्क हो सकता है यह इंदिरा की विफलता थी, लेकिन फिर आपको पूछना होगा कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार क्या कर रहे थे, यानी मनमोहन सिंह जी क्या कर रहे थे? बस आपदा को देख रहे थे? मित्रों, इस तथ्य को और सविस्तर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए एक और लेख है जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी 1974 को बजट पेश करते हुए वाईबी चौहान ने कहा कि कीमतों में वृद्धि जारी है, जबकि कृषि उत्पादन में 9.5% की गिरावट थी और 1972 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि पर शायद ही कुछ बढ़ोतरी थी। एक साल बाद तत्कालीन वित्त मंत्री सी सुब्रमण्यम ने अपने बजट भाषण में कहा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन फैल रही है और हमारे लोगों के जीवन स्तर पर और देश के भीतर वास्तविक आय के पैटर्न पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ रहे हैं। इस पर
इमरजेंसी लगने की पूर्व संध्या पर बढ़ती कीमतों और रोजगार की हानि से किसान, मजदूर और दिहाड़ी मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन सरकार ने बाजार और उद्योगों को नियंत्रित करने के लिए अधिक नियम लगा दिए। उन उपायों से व्यवहारिक रूप में से निवेश रुक गया और नौकरियां में नुकसान हुआ। मित्रों, 1982 से लेकर 1985 तक मनमोहन सिंह जी ने आरबीआई गवर्नर का पदभार संभाला। उनके इस कार्यकाल में भारत को उदारीकरण और निजी क्षेत्र की रोलिंग की जैसे आर्थिक उपायों की सख्त जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस निजी क्षेत्र के विरोध में थी, जिसने आर्थिक वृद्धि को और धीमा कर दिया और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कठिन बना दिया। आरबीआई ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। तो मित्रों, इस तरीके से हमने मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के पहले चरण में ये जाना कि किस तरीके से वे महंगाई दर को काबू रखने में नाकाम रहे। खास करके 1972 से लेकर 1976 तक 20% से ज़्यादा महंगाई दर थी। फिर 1982 से लेकर 1985 तक के आरबीआई गवर्नर के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें उनको जो रिफॉर्म लाने चाहिए थे इकोनॉमी को और विकसित करने के लिए, वे वो नहीं ला पाए, क्योंकि जो कांग्रेस जो सत्ता में बैठी हुई थी वो निजीकरण के खिलाफ थी। इसकी वजह से हमारा देश की इकोनॉमी जो है बढ़ने में नाकाम रही। तो मित्रों, इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।